पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सियासत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें जो आप बयानात देते हैं और जो भी आप स्टैंड लेते हैं उससे वो आपके डिफाइन करता है कि आपकी सियासत किस तरफ जा रही है। लेकिन अब क्या करें कि मीडिया ऐसा है कि जब से ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया कि आपका जो चेहरा है वो आपको बिल्कुल निकाल के दिखा देता है कि साहब ये देखें, आईने में ज़रा अपना चेहरा देखें। और चाहे वो हुक्मरान हो चाहे अपोजिशन हो, जिसको अपना चेहरा नज़र नहीं आता वो कहते हैं ये आईना जो है ना, ये आईना सही नहीं है। जो कोई भी हुकूमत हो उनको तो ख़ास तौर पे मीडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मसला ये होता है कि मीडिया सवाल करता है कि जनाब आपने आवाम से ये वादे किए थे, अब वक्त आ गया कि उन वादों को ज़रा पूरा करें, तो उस वक्त मीडिया आपको इंतहाई बुरा लगता है। ये हाल अपोजिशन का भी है। जब अपोजिशन के बताया जाता है कि जनाब आपने कहा था कि ये आपका एक असूली मौक़िफ़ है, असूली फ़ैसला है, लेकिन आज ही आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं ये मीडिया जो है ना ये बिल्कुल सही नहीं है। और बहुत सारे अरबाब इख्तियार जो हैं उनके साथ भी यही होता है। मसला सिर्फ ये है कि मीडिया आईना दिखाता है। अब आईने में आपकी शक्ल जैसी है साहब वो तो आपको वैसी नज़र आएगी। अगर आपको आईने में अपनी शक्ल अच्छी नहीं नज़र आ रही तो थोड़ा मुंह धो के देख लें, नहीं है तो कुछ लेपा पोची करके देख लें, शायद आपका चेहरा बदल जाए। और उससे भी बेहतर है कि अपने करतूत थोड़े बेहतर कर लें, अपने जो आप आवाम के लिए जो वादे करते हैं उस पर थोड़ा अमल कर लें। और ये बात तमाम लीडरान के लिए जो सबको सब्ज़ बाग, आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उन सब के लिए यकसां सादर आती है। आज नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए और उन ऐलानात में हमें यह भी पता लगा कि आज का जो पीडीएम का इजलास था उसमें इस्तीफों पे हतमी फैसला नहीं हो सका। अब हतमी फैसला अगर नहीं हुआ तो उसे कवर अप कैसे किया गया, और उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए कि जनाब अब इस्तीफे पे तमाम लोग राजी नहीं हो रहे, लेकिन मीडिया पहले भी ये बातें बता रहा था, लेकिन हमने अब बताना भी है, कुछ फेस सेविंग हमें भी चाहिए। एक तो फेस सेविंग कुछ मास्क पहन के भी आजकल कोरोना की वजह से मिल जाती है, लेकिन मीडिया पे अब जाके बताना पड़ेगा कि जी ये वाले हम तो सारे मुत्तहद हैं और प्रेशर बढ़ाना है, बारगेनिंग चिप्स अपने बढ़ाने, इंक्रीज करने। तो बताया गया जी 31 दिसंबर तक अपनी अपनी पार्टी क़यादत को तमाम पार्लियामेंटेरियन अपने इस्तीफे जमा कर, किसको? अपने अपने पार्टी के कायदीन को अपने इस्तीफे जमा करवाएंगे, स्पीकर को नहीं करवाएंगे, स्पीकर कौमी असेंबली को नहीं करवाएंगे, स्पीकर सिंध असेंबली को अपने इस्तीफे जमा नहीं करवाएंगे, स्पीकर पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली उनको नहीं जमा करवाएंगे। किसको जमा करवाएंगे? अपने अपने पार्टी कायदीन को। अब उसमें तकरीबन 22-23 दिन का जो टाइम मिलेगा उसमें ऑब्वियसली एक लॉबिंग भी होगी, लोगों को कन्विंस किया जाएगा कि साहब आप जो करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के या 5 करोड़ रुपए लगा के पार्लियामेंट में आए, सेनेट में आए या सूबाई असेंबलियों में आए, अब आधे टाइम पे वक्त हो गया है कि आप अपने इस्तीफे दे दें और जो भी आपने इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट की थी अब नए इलेक्शन के लिए आप तैयारी करें और नई इन्वेस्टमेंट ढूंढें। तो बहुत से लोग यकीनन रिलक्टेंट होंगे, लेकिन कुछ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं और अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए और कुछ अपने लीडरान को वफादारी दिखाने के लिए अपने इस्तीफे भेज देते हैं। नून लीग के भी 2-3 इस्तीफे सामने आए, उसमें से जो मलिक मोहम्मद अफजल खोकर, उन्होंने तो बाकायदा स्पीकर को एड्रेस किया अपना इस्तीफा, लेकिन ये सारे पार्टी क़यादत के पास जमा हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सही तरीका भी यही है। इसी तरह एक और नून लीग के ही साहब हैं, उनका भी इस्तीफा जो है चौधरी महमूद बशीर विर्क साहब, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट PMLN को लिखा, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को, कि आप इस्तीफा रख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब अली हैदर गिलानी साहब MP हैं, इंतहाई जज्बाती शख्सियत के मालिक भी हैं। आपने मुल्तान का जो सक्सेसफुल जलसा था, इन भाइयों की मेहनत देखी उसमें, और जज्बाती होकर उन्होंने भी एक बिलावल साहब को, ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिस्टर बिलावल भुट्टो, उनको अपना इस्तीफा लिख के भेज दिया है। और PS लिखा है कॉपी ऑफ द रेजिग्नेशन टू द स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली अटैच्ड। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं तला साहब ने उनसे कहा कि साहब अगर आपने वो स्पीकर को भेज दिया अपना इस्तीफा तो उसकी भी कॉपी अरसाल कर देंगे, तो आपने भेज दिया है। तो वो कॉपी उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं भेज सकता, और उन्होंने कहा वो तो मैं स्पीकर को ही दूंगा वक्त आने पे, तो वो तो आपको नहीं दे सकता। तो जनाब फिर मलिक मोहम्मद अफजल खोकर MN इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और नून लीग ने वो पब्लिक कर दिया। अगर आपने भी स्पीकर को भेजा है तो वो भी अपना भेज दें, आप पता लग जाएगा। नहीं तो फिर इससे तो हमें ये भी समझ आ रही है
कि सिर्फ एक कहानी फिलहाल डाली जा रही है और लोगों को कन्विंस किया जाएगा। ये चंद बारिश के जज्बाती पहले कतरे हैं, जो जज्बाती पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए, और बार्गेनिंग चिप के तौर पे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मामला इतना सादा भी नहीं है। मामला ऐसा भी है कि जो कुछ कहा जाता है ना कि आपकी माजी की आवाज़ें आपका पीछा करती हैं, चाहे आप हुकूमत में हो चाहे आप अपोजिशन में हो। और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो अनाउंसमेंट की और साथ मीडिया के साथ उन्होंने एक टॉन्ट भी की गई, देखिए मीडिया ये कह रहा था तो ऐसा नहीं है, हमने देखें फैसला कर लिया। और 2-3 बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए। एक तो वजीर आजम साहब की तरफ से जो उनको ऑफर गई डायलॉग की, अब पता नहीं गई भी है कि नहीं गई है डायलॉग की ऑफर, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी अब वजीर आजम उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। शुरू में उन्होंने कुछ एक आधी ऐसी बात की जो कि कम से कम मैं तो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं चला सकता, लेकिन जो अगली बात उन्होंने की उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि अब वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत पीडीएम से एनआरओ मांग रही है। क्या कहा, आइए देखते हैं। इख्तिलाफ को डायलॉग की दावत दे रहे हैं, डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। हमने डायलॉग की उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वो इस काबिल नहीं है कि उनके साथ बातचीत की जाए। जी नाज़रीन, और पीडीएम ने यानी इफेक्टिवली, अब इसको याद रखिएगा कि आज बातचीत का हुकूमत के साथ दरवाजा बंद किया है। हुकूमत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ। तो क्या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं जैसे कि चौधरी परवेज इलाही साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, लास्ट टाइम भी उनके साथ बातचीत की थी, क्या उनके साथ भी बातचीत नहीं करेंगे? अगर बातचीत जो कि हर मसले का हल होता है उसकी ज़रूरत आ ही गई तो क्या छुप छुपा के बातचीत करेंगे? कभी मरगला रोड पे ट्रेल 5 के सामने जाएंगे और वहाँ पे जाके मुलाकातें करेंगे, कभी F8 में कहीं मुलाकातें करेंगे, कभी F10 में मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद में ऐसी बहुत सी जगह नाज़रीन जहाँ पे खुफिया मुलाकातें होती हैं, और इनमें से बहुत से लोग आज मैं जो चेहरे देख रहा था सामने खड़े हैं, अपनी अपनी वो जो पाव गोश्त है उसके लिए अलग अलग मुलाकातें भी करें। और इसीलिए 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कि जो खुफिया मुलाकातें चल रही हैं, जो बैकग्राउंड इंगेजमेंट चल रही है, उसमें शायद हमें कुछ रास्ता मिल जाए। और वजीर आजम ने भी आज चंद मीडिया के जो कॉलम नवीस हैं और एडिटर्स प्रिंट मीडिया के, उनसे बातचीत करते हुए कहा कि जी साजिश हो रही है और इसमें शायद चंद गैर मुल्की कुव्वतें भी हो। साजिश तो वज़ीर आज़म साहब हर दौर में होती है। 2014 में जो उस वक्त की हुकूमत थी वो भी कह रही थी साजिश है, आज आप हुकूमत में आप कह रहे हैं साजिश हो रही है। लेकिन साजिश के फिर किरदार होते हैं, थोड़ी हिम्मत करके उनको भी बेनकाब कर देते तो हम सबका भी भला हो जाता। लेकिन मैं इस पे भी आता हूँ, साजिश के किरदार कौन कौन से होते हैं। और एक और वादा आपने किया था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसको जो पैसे दिए जा रहे थे, इंक्वायरी भी गालिबन ऑर्डर की थी, लेकिन फिर किसी ने आके मिन्नतें तल्ले की तो वो नाम आपने छुपा दिए, आवाम को बताए नहीं। ऐसा तो नहीं करते ना वज़ीर आज़म साहब, जब तक आप इन साजिशों को बेनकाब नहीं करेंगे तो साजिशें तो चलती रहेंगी। और फिर आपने आज जो कॉलम नवीसों को बताया कि जी ब्यूरोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स मिले हुए हैं, तो वही एलिमेंट्स तो आपको आके वो इंक्वायरी रुकवा दी। वो इंक्वायरी कौन सी थी मैं उस पर आता हूं। लेकिन जो बड़ा ऐलान किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, वो था 31 दिसंबर तक अपनी अपनी पार्टी लीडरान को तमाम पार्लियामेंटेरियन इस्तीफे जमा करवा दें। आइए सुनते हैं। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों, तमाम मुल्क के, तमाम मुल्क की कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम पार्लियामेंटेरियन अपने कायदीन को इस्तीफे जमा करवा दें, स्पीकर को नहीं। और स्पीकर को इसलिए नहीं कि 31 दिसंबर को ये इस्तीफे जमा होंगे। पीपल्स पार्टी यकीनन सिंध असम्बली से भी रिजाइन करना नहीं चाह रही, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है कि जो मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शंस होने, इस वक्त तकरीबन 60 या 62 अपोजिशन के अरकान सेनेट में मौजूद हैं, और उनमें से आधी तादाद मार्च 2021 में रह जाएगी। लेकिन क्योंकि सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त मेजॉरिटी है, वहाँ पे काफ़ी सारी तादाद में, बल्कि नंबर भी मैं आपसे शेयर कर ही लेता हूँ सिंध असेंबली में। तो जब सिंध असेंबली से उनको सेनेट में वोट्स मिलेंगे तो वो तो सिंध असेंबली में 96 प्रोविंशियल असेंबली के हैं, तो उसी तनासुब से जब सेनेट में आएंगे तो पीपल्स पार्टी के तो नंबर सेनेट में बढ़ने, तो पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली तो नहीं छोड़ने के लिए राजी हो रही थी आज के इजलास में भी। तो इसलिए फेस सेविंग ये बनाई गई
कि जी अपने अपने पार्टी लीडरान को जमा करवा दें। उसकी एक और वजह यह भी है कि वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रही है कि जी इस्तीफे देंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे और ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे उन्हीं सीट्स पे। अब अपोजिशन ने इस हवाले से यह भी एक स्मार्ट कार्ड खेलने की कोशिश की है कि 31 दिसंबर तक अपने पार्टी कायदीन को जमा करवाएंगे। उसके बाद जनवरी में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च होगा, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इस्तीफे स्पीकर साहब को जमा करवाएंगे और यह फैसला 31 दिसंबर और फिर लॉन्ग मार्च उस हवाले से ये बाद में अभी जाके फैसले होने, यानी आज फैसला नहीं हो सका इस्तीफों के हवाले से हतमी तौर पे कि जनाब इस्तीफे कब देने। तो 31 को अब इस पे बैठ के दोबारा होगा। अभी सिर्फ अपने पार्टी कायदीन जो हैं वो जमा करके अपने इस्तीफे इस हवाले से रखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि जनाब कब हम इस्तीफे दें तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है सेनेट के इलेक्शंस के लिए वो मुकम्मल नहीं होगा। अगर जनवरी में देते हैं तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल करने के लिए हुकूमत बाय इलेक्शन करवा देती है, लेकिन अगर फरवरी में या बिल्कुल मार्च के करीब आके ये इस्तीफे अनाउंस करते हैं और 7 जनवरी में आते हैं और फिर जो इनका प्लान है, और वज़ीर आज़म ने तो कहा था 126 दिन आप बैठें धरना करें, जो भी करना है, हमने 126 दिन धरना किया था। अगर उस कैलकुलेशन में लेके जाएं तो फिर आइडियल टाइम जो देख रहे हैं अगर इस्तीफे देने हुए तो फरवरी तक जाके, अब एक बहुत बड़े अगर के साथ, तो इसलिए ये 31 दिसंबर की तारीख उस हवाले से डाली गई। लेकिन जो काम वो करने जा रहे हैं उस हवाले से कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा जिसको कि एहसन साहब नून लीग के हेड करेंगे और उसमें कल क्या फैसले होने, छोटे मोटे जगह जगह शहरों में जलसे, जुलूस, शटर डाउन, कहीं पे रोड ब्लॉक और क्या फैसले होने, ये भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया। आइए देखते हैं। कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। उस इजलास में मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और मुल्क के मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर में जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा और साथ ही ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख का तयन भी किया जाएगा। जी नाज़रीन, अब ये तो आपने देख लिया कि कल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, लेकिन अभी 31 दिसंबर 2-3 हफ्ते बाद देखा जाएगा कि अगला फैसला क्या होता है और इस्तीफों पे कौन किस तरह से राजी होते हैं। और बड़े इफेक्टिवली इस सारी चीज़ को जो फेलियर हुआ कि रेजिग्नेशंस के हवाले से, और मरियम बीबी ने अनाउंस कर दिया था कि आर या पार हो जाएगा 8 दिसंबर को, अब ये आर या पार जो है वो चला गया 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर को अब फैसले होंगे इस हवाले से। 13 का जलसा भी बीच में से जो है लाहौर वाला गुजर जाएगा। हाँ, लेकिन 13 के जलसे के हवाले से जो कानों में चीज़ें बताई जा रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब उसमें भी खिताब करेंगे और कोई ऐसा बम फोड़ने जा रहे हैं जिसमें कि शायद किसी अहम शख्सियत के किसी साहबजादे की कोई ऑफशोर कंपनी का ऐलान कर दें। लेकिन ये वो वाली चीज़ है कि जो अपना बार्गेनिंग चिप बढ़ाने के लिए अभी हल्के हल्के कानाफूसी की जा रही है। अब ऐसा होता है कि नहीं होता वो हम देखेंगे कि 13 तक जो बैकडोर नेगोशिएशन बातचीत इस हवाले से हो रही है। और ये वाली बात आज आरिफ हमीद भट्टी साहब ने अपने वीलॉग में बताई थी, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि कहानी कुछ इस तरह की चल रही है। तो मैंने उनसे पूछने की बड़ी कोशिश की कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ये किसका बताया, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी ने मजाल है कि बताया हो, कहते नहीं जनाब अगर ये उन्होंने खेल लिया कार्ड तो फिर आप देखेंगे, नहीं खेला तो ये फिर हम समझेंगे कि बार्गेनिंग कर रहे थे। तो देखते हैं उस हवाले से क्या करते हैं। और बार्गेनिंग के हवाले से नाज़रीन जब बात है तो आप चेहरे देखें, मीडिया को ब्लेम क्यों किया जाता है, क्योंकि मीडिया का कसूर ये है कि हम आपको हकीकत बताते हैं, आपको ये सारे चेहरे दिखाते हैं कि जनाब ये देखें ये आईने में चेहरा आपको कैसा लग रहा है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब को देख लें, एक सीजन पॉलिटिशियन, पुराने सियासतदान है और अपने इलेक्शन के हवाले से भी इन्होंने बताया था कि उस रात इन्होंने क्या किया था इलेक्शन को। लेकिन आज वो बैठ के लाहौर में जब 13 के लिए क्राउड को गरमा रहे थे और जलसे के लिए माहौल बना रहे थे 13 दिसंबर का, तो उन्होंने बाकायदा कसम खा के कहा कि जनाब हम इस निज़ाम को नहीं चलने देंगे। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, आइए देखते हैं। हमने इस निजाम को नीचे लाना, इसको गिराने की जो है कसम खाई है, हम इस निजाम को नहीं चलने देंगे। मगरिब का वक्त है, मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि इस निजाम को नहीं चलने देंगे हम जो है। उसके लिए हमें अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो ये बड़ी थोड़ी कीमत है इनसे जान छुड़ाने के लिए। जो असेंबलियां डिलीवर नहीं कर रही, महंगाई को नहीं रोक सकती, करप्शन को नहीं रोक सकती, उन असेंबली में बैठना जो है ना वो गुनाह है। जी नाज़रीन, आपने देखा ख्वाजा आसिफ साहब कस्में खा रहे हैं कि इस निज़ाम को चलने नहीं देंगे।
लेकिन यही ख्वाजा आसिफ साहब तो थे जो हमें बता रहे थे कि जनाब अब वो जो एक महलाती साजिशें होती थी वो माहौल नहीं रहा, और शेख रशीद साहब जैसे एक दरवाजे का, पिंडी के दरवाजे का, जैसे लाहौर में बहुत सारे दरवाजे गेट्स के नाम वहाँ पे रखे हुए हैं, कोई गेट है भाटी गेट और कौन कौन से गेट है, मोची गेट है, मोची दरवाज़ा, इस तरह के पिंडी में भी कोई गेट्स के वहाँ पे सिर्फ नंबर हैं, 4 नंबर गेट, 5 नंबर गेट। पता नहीं शेख रशीद साहब ये कौन से मोहल्ले की बात करते हैं, हम तो आज तक उनसे पूछते रहे कि साहब ये कौन सा मोहल्ला है जहाँ पे ये गेट हैं, बताते नहीं, बस इतना कहते हैं गेट नंबर 4, गेट नंबर 5। तो वो तो शेख रशीद साहब बताते नहीं, लेकिन अब वो महलाती साजिशें जो इन गेट नंबर 4 और 5 में होती थी वो तो माहौल बदल चुका है, और नून लीग खुद हमें ये सारा कुछ बताती थी। अब फौज पे इंहिसार सबका होता है, चाहे वो पीटीआई हो, नून लीग हो, और जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है फौज की ये आईनी जिम्मेदारी है कि जो भी सिटिंग गवर्नमेंट हो उसकी मुकम्मल सपोर्ट करे, और पाकिस्तान आर्मी एक्ट भी इसी हवाले से यही कहता है। अब ख्वाजा आसिफ साहब गालिबन डिफेंस मिनिस्टर भी थे हमारे, और दीगर वजारतों के मिनिस्टर रह चुके हैं, वाटर एंड पावर के मिनिस्टर भी थे, और जो माहौल बदला है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जो जमहूरियत की तरफ एक ट्रांजिशन हुई है तमाम इन धरनों के बावजूद, उसमें कुछ किरदार अफवाज पाकिस्तान का भी है। और बड़ा प्राउडली ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें यह बताया था कि 111 ब्रिगेड का जो किरदार है वो बदला कैसे है, आइए देखते हैं। ये एक तो तब्दीली है कि 111 ब्रिगेड जो है वजीर आज़म की हिफाजत कर रहा था, पहले 111 ब्रिगेड जो है वजीर आज़म को फारग करने आता था। तो ये बड़ी तब्दीली हैं, इस नए पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है हमने, इसकी रवायात जो है वो मजबूत करनी है ताकि इन रवायात को कोई डिस्कार्ड ना कर सके। जी नाज़रीन, ये बड़ी तब्दीलियां हैं, इस पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है। अब ये हमारे लीडरान हमें जो चीज़ें बताते हैं हम भी इतने सादे हैं कि आंखें बंद करके हम उसको नाज़रीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और एक जब चीज़ बन जाती है, एक प्रिंसिपल तय हो जाता है कि इस मुल्क में जमहूरियत ने चलना है, और ये जनरल कियानी के दौर में बाकायदा तौर पर इस पर फैसला भी हुआ था बहुत सोचो विचार के बाद। तो अब हर प्राइम मिनिस्टर के साथ फौज होती है, और नवाज शरीफ साहब इन्होंने भी यही कहा था जब प्राइम मिनिस्टर, आज के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के ओपन लीडर धरना खेलने की कोशिश कर रहे थे, इस्लामाबाद पे मार्च कर रहे थे 2014 में, तो नवाज शरीफ साहब इस हवाले से, फौज के हवाले से क्या कह रहे थे, आइए देखते हैं। कहता मैं इनकलाब मार्च करूंगा, कोई कहता मैं आज़ादी मार्च करूंगा। आज़ादी मार्च तो ये है जो यहाँ हो रहा है कि यहाँ सिविल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप 14 अगस्त को एक जगह पे बैठ के पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि ये वो 1 पेज था 2014 में जिसका कि यौम आज़ादी वाले दिन उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान किया था, और आज के वज़ीर आज़म भी बड़ा प्राउडली उसी 1 पेज का जिक्र करते हैं जिसका कि नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया था। आइए देखते हैं नाज़रीन। आज पाकिस्तानी फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। मुझे कोई बता दे कि एक जगह जो मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है पाकिस्तानी फौज ना खड़ी हो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितना 1 पेज है जो नवाज शरीफ से लेके इमरान खान तक दोनों वज़ीर आज़म के साथ एक ही पेज रहा, लेकिन बाहर बैठ के शायद चीज़ें कुछ मुख्तलिफ नज़र आती हैं। अब बात इतनी इंटरेस्टिंग है कि जो चीज़ें मौलाना फजलुर रहमान साहब बाकायदा तौर पे उस वक्त बता रहे थे और गालिबन पीटीवी में बैठ के उन्होंने बताई, उन्होंने खुद हवाला दिया और ये चीज़ें सामने आई कि जब एक पिंडी में बड़े घर में वो मीटिंग करने गए थे तो जो चीज़ें मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के आखिर एक सियासी लीडर हैं और जो लॉजिकल उन्होंने बातें की थी, अच्छी अच्छी बातें की थी, तो उसी बड़े घर में वही बातें कि एक अहम शख्सियत ने उन्हीं अल्फाज में उन्हें बताई कि, लेकिन ये नहीं कहा कि मौलाना साहब, शायद उनको ये नहीं पता होगा कि मौलाना साहब ने ये बातें की। वो बातें जब चलती हैं तो वो इस बात पे कन्विंस हो गए थे कि बिल्कुल ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की थी पीटीवी के उस इंटरव्यू में, तकरीबन आज से कुछ अर्सा पहले पिंडी के एक बड़े घर में किसी और ने विदाउट रेफरिंग टू दैट इंटरव्यू मौलाना फजलुर रहमान को किन अल्फाज में, मौलाना के अल्फाज में क्या बताया था, आइए देखते हैं। अब इस्तीफा तुम नहीं ले सकते, तुम्हें हक नहीं है आईनी लिहाज से किसी को ये कहने कि तुम मुस्ताफी हो जाओ। ये हो नहीं सकता जी, जो आईन इजाजत न दे। कोalition गवर्नमेंट का क्या मतलब? कौन सा ऐसा तूफान मुल्क के अंदर मौजूद है? 5000 आदमी यहाँ खड़े हो जाए तो इसका माना ये कल अगर हम 1 लाख लोगों को ले आए फिर क्या करेंगे आप? अगर MQM वाले ले आए फिर क्या करेंगे जी? हर पार्टी यहाँ पर इनसे कई गुना ज्यादा लोगों को ला सकती है जी नाज़रीन, आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं कि हर पार्टी ये ला सकती है, कोई 4-5 हज़ार बंदे ले आए
और उससे कहे कि जी हुकूमत चली जाए, तो जल्द से जुलूसों धरनों से तो इस तरह हुकूमत नहीं जाएगी। और यही बात मौलाना फजल रहमान साहब और उनके साथ जो दीगर कायदीन उस बड़े घर में खाना खाने गए थे, तकरीबन इनसे मिलते जुलते अल्फाज में मौलाना फजल रहमान साहब को बता दी गई। अब ये साजिश का लफ्ज़ आज वज़ीर आज़म ने भी कॉलम नवीस एडिटर हजरात जो प्रिंट अखबार के थे उनके साथ जिक्र किया कि साजिश हो रही है। उस वक्त जो हुकूमत में लोग बैठे थे और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब जो आज हुकूमत के खिलाफ इस तहरीक के रुएं रवाएं, उस वक्त उनको भी साजिश की बू आ रही थी। और क्या साजिश के हवाले से कह रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब, आइए देखते हैं। इस्तीफा दिलाने ये एक साजिश का हिस्सा था, इस ऐवान को हिलाने का एक हिस्सा था। पार्लियामेंट को हिलाने के लिए कुछ जमातें इस्तीफा दिया करती हैं, लेकिन वो हर बार कामयाब नहीं हो सका। यहाँ पार्लियामेंट मुत्तफिक हो गई, मुत्तहद हो गई, सूरत हाल एक्सपोज हो गई, साजिश बेनकाब हो गई, साजिश पकड़ी गई। अगर खुदा न खास्ता पार्लियामेंट के और इस जमहूरियत के खिलाफ कोई एक शब खून मारा जाता है तो इंशाअल्लाह रात की तारीकियों में भी ये मैदान जंग में उतरकर जमहूरियत की जंग लड़ेंगे और फतह कामरानी हासिल करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट के अंदर गरज बरस रहे थे। अब इत्तेफाक ये है कि खुद तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, लेकिन अब पार्लियामेंट के बाहर गरज बरस रहे हैं। और जो आज गरज बरस रहे थे वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट था जो कि पार्लियामेंट में उस वक्त वो कह रहे थे। और आज जो चेहरे आपको इस्तीफा 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 दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो की गर्दान करते नजर आ रहे, उस वक्त उनका इस्तीफे के हवाले से जब इमरान साहब इस्तीफा मांग रहे थे, उस वक्त इमरान खान साहब ने रट लगाई हुई थी इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। उनको भी बताया गया था कि साहब इस्तीफा इस तरह से नहीं होता, लेकिन उस वक्त उनको भी समझ नहीं आई थी। फिर बिल आखिर धरना उठा के वो चले गए थे। तो आज इन लोगों को भी बताया जा रहा है कि जनाब इस तरह प्रोटेस्ट से इस्तीफा करने से नहीं होगा। और उस वक्त जितने लोग आज इस्तीफा मांग रहे हैं क्या कह रहे थे, आइए देखते। इस्तीफा दिलाने ये एक साजिश का हिस्सा था, इस ऐवान को हिलाने का एक हिस्सा था। पार्लियामेंट को हिलाने के लिए कुछ जमातें इस्तीफा दिया करती हैं, साजिश बेनकाब हो गई, साजिश पकड़ी गई, लिहाजा अब वो कामयाब नहीं हो सकती। अब ये सारे पार्लियामेंटेरियन, तमाम जमातें, अगर खुदा न खास्ता पार्लियामेंट के और इस जमहूरियत के खिलाफ कोई एक शब खून मारा जाता है तो इंशाअल्लाह रात की तारीकियों में भी ये मैदान जंग में उतरकर जमहूरियत की जंग लड़ेंगे और फतह कामरानी हासिल करेंगे। पार्लियामेंट पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करती है। ये नहीं हो सकता कि इस पार्लियामेंट की मौजूदगी में फैसले सड़कों, चौराहों और मैदानों में किए जाए। एहतजाज है, न धरना है, न सियासी इज्तिमा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है। इमरान खान साहब, आप कौम को और अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तान को अरबों का टीका रोज लग रहा है आपके लॉन्ग मार्च की वजह से? आपने हिजान पैदा कर दिया, फिर आपने फरमाया मैं तख्ता उल्टाऊंगा। अगर तो डंडे सोटे लेके और लॉन्ग मार्च करके हुकूमतें गिरानी है तो फिर इमरान खान साहब आप करके देख लें, पाकिस्तान में इस तरह हुकूमतें नहीं गिरेंगी। पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में मिलकर और इस बुरान को कितना कम कर सकते हैं उतना कम करें, जितना सेटिस्फाई कर सकते हैं सेटिस्फाई करें एक दूसरे को, और किसी हाल में भी डेमोक्रेसी शुड नॉट बी डिरेल्ड। हमें इस पार्लियामेंट को बचाने का दर्द है, इस साइंस को बचाने का दर्द है। पीपुल्स पार्टी और जितनी भी डेमोक्रेटिक जमातें हैं, अगर हुकूमत झुक भी जाएगी हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ेंगे जमहूरियत के लिए। देखते हैं आप कौन हमारी जमहूरियत की बसात को खत्म करने की कोशिश करता है। ये वक्त सियासत का नहीं है, यहाँ पंजाब डूब रहा है। इस्लामाबाद में सच को झूठ में डूबने की कोशिश की जा रही है, ये सही नहीं है। सियासत होगी मगर अभी नहीं। आज के बाद इन जत्थों को जिन्होंने जगह जगह पर धरने रखे हुए हैं, हुकूमत की इंतजामी जिम्मेदारी है आईन और कानून के तहत कि इस्लामाबाद को इन लोगों से पाक कर दिया जाए। इस मर्तबा अगर ये धरने डाले तो इनका धन तख्ता आप कर दें और इनको यहाँ से भगाएं। बिल्कुल हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल। जी नाज़रीन, आपने ये सारे चेहरे देखे, ये चेहरे वही हैं, इनके अल्फाज भी वही हैं।
सिर्फ कभी कोई हुकूमत में होता है, कोई अपोजिशन में होता है और रट वही लगाई हुई है, इस्तीफे दे दो, इस्तीफे दे दो। और एक नुक्ता हम लोग इतने सालों में आगे नहीं चले। और अगर आप इस सियासी तारीख को थोड़ा पीछे लेके जाएं तो आपको पता लगेगा कि रट्टे रटाए तोते की तरह वही अल्फाज हैं सारे के सारे। सिर्फ करेक्टर कोई हुकूमत में होता है, कोई हुकूमत के बाद फिर हम कहते हैं कि जी मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता, मुल्क आगे क्यों नहीं जाता। जब हमारी सियासी लीडरशिप के हालात ये हों कि इवन सियासत जो कि उनका अपना डोमेन है उसमें भी आइडियाज उनके पास नहीं है, अल्फाज उनके पास नहीं है, नारे वही घिसे पिटे सारे पुराने के पुराने हैं, डिमांड वही घिसी पिटी पुरानी की पुरानी है, तो ना सियासत ने तरक्की करनी है, ना मुल्क ने तरक्की करनी है, ना हमें लीडरशिप इवॉल्व करती हुई इस हवाले से नजर आएगी। जब पनामा केस आ गया नाज़रीन और पनामा पेपर्स आ गए, तो पनामा पेपर्स आने के बाद नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा मांगा गया। उस इमरान खान साहब भी उस लिस्ट में मौजूद थे। आप इमरान खान साहब के अलावा और चेहरे देखें जो कि आज इस PDM के आपको कुछ उसमें से नजर भी आएंगे, कुछ वैसे लीडरान नजर आएंगे। कौन कौन इस्तीफा मांग रहा था, आइए एक नजर डालते हैं। मैं डिमांड करूंगा नवाज शरीफ से, मैं सारी कौम को कहता हूं निकलो डिमांड करो कि रिजाइन करो, इस्तीफा दो। 2 जज कह रहे हैं ये झूठा है, ये बेईमान आदमी है। 2 जज सुप्रीम कोर्ट के और बाकी सारे कह रहे हैं जो भी इसने 1 साल से कहा सब कुछ झूठ है और वो मिठाइयां बांट रहे हैं। और मेरी नजर में वजीर आजम को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। खड़े हुए मिठाइयां बांट रहे हैं जहां के इनको शर्म आनी चाहिए। किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाअहल हैं। 5 में से 2 ने ये क्लियर कहा कि अब ये नाअहल भी है और 62 और 63 की रोशनी में ये अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। बाकी 3 जजेस ने उनकी मुखालिफत तो नहीं की। आज़ादाना तहकीक के लिए और इंसाफ का बोल और अलम बुलंद होने के लिए जरूरी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तीफा दे, अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जिस दिन तक नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन नहीं करेंगे और इखलाकी तौर पर कोई जवाज नहीं रह गया उनके प्राइम मिनिस्टर रहने का। और ये जो लोग फजूल मिठाइयां बांट रहे हैं, 2 मजमून में फेल हो गए हैं, 3 में कंपार्ट आई है और बच्चा कह रहा है मैं पास हो गया हूं। 2 सीनियर जजेस ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म हया है तो फौरी इस्तीफा दे। JIT जस्ट ड्रामा। कोई सबॉर्डिनेट अपने मालिक की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, वाज़ी हो चुका है। अब मियां नवाज शरीफ को प्रॉपर वे में इस्तीफा दे के इस पार्लियामेंट को बचाए, इस सिस्टम को बचाए, इस जमहूरियत को बचाए। जी नाज़रीन, ये इस्तीफा आपने देखा कि खेल खेला जा रहा है, पहले भी खेला गया, अब भी खेला जा रहा है और जमहूरियत इसी तरह पाकिस्तान में फल फूल रही है। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद वज़ीर आज़म के एडवाइज़र्स और SAPMs के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला, उसके अहम नुकात क्या हैं और इसके बाद क्या ये वज़ीर आज़म के SAPMs कम अज़ कम अपने दफातर इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब मालूम करते हैं वन ऑफ द मेन पिटिशनर्स जिस पिटीशन में ये फैसला आया, हमारे साथ होंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के SAPMs और एडवाइज़र्स के हवाले से और एक पिटीशन जिसके पिटीशनर बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उस पिटीशन में क्या हुआ हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुलाम आजम कमरानी साहब, इनका डिटेल्ड फैसला सामने आया वज़ीर आज़म के एडवाइज़र्स और SAPMs के हवाले से। ये आप ही की पिटीशन थी और क्या आपको जो रिलीफ मिला है उससे आप सेटिस्फाइड है और क्या रिलीफ मिला है आपको? अरशद साहब, मैं उस पिटीशन में वकील की हैसियत से पेश हो रहा था और हमारे एक और MNA है राना इरादत, वो पिटिशनर थे। मैंने वहाँ पे जो बहस की अदालत में, उसमें मेरा मौक़िफ़ ये था कि जो काबीना की निजकारी की कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन,
उस कमेटी के बीच में जो कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके साथ 2 और मेंबर्स हैं, जिसमें एक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इशरत हुसैन साहब हैं और हुसैन साहब जो हैं जी, ये उनके साथ हैं। ये इनका रोल कैबिनेट की कमेटी में जो है वो गैर आईनी है और ये कैबिनेट कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते। और उसमें मैंने यही मौक़िफ़ लिया था क्योंकि पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की आवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे रियासत पाकिस्तान को चला सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो आइन की करारदाद मकासद है या हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है आर्टिकल 90 से लेके 93 की, उस स्कीम के मुताबिक उस स्कीम के ये अगेंस्ट है। और जितने भी इस तरह के मुशीरान हैं जो काबीना में अब बैठे इसमें हैं, सवाल ये उठता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राय साहब, इस फैसले के बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, हफीज शेख साहब उसको हेड तो नहीं कर सकते। ईसीसी का इजलास होता है, उसको भी वो चेयर कर रहे होते हैं, क्या उसको भी वो चेयर कर सकेंगे? और रज़ाक दाऊद साहब बहुत बड़े बड़े मिनिस्ट्री में बैठ के फैसले कर रहे होते हैं, वजारत का दफ्तर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, SAPMs हैं जो वजारत की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वजारतों के दफातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारे दफातर इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं आइंदा? अर्शद साहब, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है और मैं समझता हूं कि अब इस फैसले के बाद अब अगला ये सारा अमल शुरू होगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक इतनी बड़ी मुशीरान की और मावनीन खसूसी की एक फ़ौज है जो पाकिस्तान को चला रही है। और बदकिस्मती ऐसी है कि जो मुंतखब लोग हैं जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, चाहे हम अपोजिशन बेंचेस पे हैं, हुकूमत के भी जो मुंतखब लोग हैं, MNAs हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और जितने भी फैसले हैं जिन्होंने लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं, कल आवाम को फेस करना है, उन लोगों का इस अमल में, हुकूमत या रियासत को चलाने के अमल में उनका अमल दखल बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जो ये लोग हैं जिन्होंने ना इलेक्शन लड़ना है, ना पार्लियामान को जवाबदेह हैं, ना आर्टिकल 62, 63 उन पे लागू होती है, ये लोग जो हैं ये लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं। अच्छा, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राय साहब, इस फैसले की स्पिरिट के मुताबिक जो ये सरकारी दफातर इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं और जो तस्वीर अदील राय साहब इस वक्त चला भी रहे हैं, सरकारी दफातर में बैठ के झंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ने तो झंडे अपनी गाड़ियों पे भी लगाए हुए हैं, क्या वो ये काम SAPMs कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो SAPMs भी और एडवाइजर्स भी, लॉ ये जब एक एडवाइजर को जब अपॉइंट किया जाता है या SAPM को अपॉइंट किया जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको जब कहा जाता है कि विद द स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या विद स्टेटस ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर, दैट डजंट मीन दैट ही इज अ मिनिस्टर और ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दैट ओनली मीन्स टू दी एक्सटेंट कि उसकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो उसके फायदे, जो उसकी तनख्वाह है या बाकी बेनिफिट्स हैं, सिर्फ वो उसको या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के दिए जाएंगे या फेडरल मिनिस्टर के दिए जाएंगे, अदरवाइज उसके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं होती। तो आज तक जितने भी मावनीन खसूसी और वजीर और मुशीर जो वजारतों में बैठे दफ्तर यूज़ कर रहे हैं, एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टाफ मिनिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब इस्लाम मैं समझता हूँ कि वो गैर कानूनी है। और सेक्रेटरी काबीना को फिलफौर अपने तमाम सेक्रेटरीज को ये हदायत देनी चाहिए कि वो तमाम। तो अब इसके लिए आपको एक और पिटीशन करनी पड़ेगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और हुकूमत इसको अगर चैलेंज नहीं करती और ये लोग ये काम करते रहते हैं, तो इनमें से हर इंडिविजुअल जो कि कल सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करेगा या वजीर आजम हाउस या सेक्रेटेरिएट में सिर्फ वजीर आजम को अब मशवरा वो दे सकते हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, दफातर इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिवीजन हेड नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव डिवीजन हेड नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव फैसले नहीं कर सकते, सिर्फ वजीर आजम को मशवरा दे सकते हैं। तो ये अगर वजारतों में कल जाते हैं तो उसकी क्या आप एविडेंस आप कैसे इकट्ठा करेंगे? क्या वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है कि इनके जो ऑर्डर्स आते हैं उनको कंप्लाई ना करें? अब PM ऑफिस के जरिए इनके ऑर्डर्स रूट होने चाहिए या कि कल भी ये वजारतों में जा सकते हैं? और एक और चीज मैं आपसे पूछ लूं, एन एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट मेंबर ऑफ द कैबिनेट एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स। ये एडवाइजर्स तो काबीना की प्रोसीडिंग में भी बैठे होते हैं और वहां अब ये सिर्फ उनका मशवरा देने का काम रह गया, इसलिए तो बड़ा क्लियर हो गया इस हवाले से।
जी बिल्कुल, अब ये बड़ा क्लियर हो गया। ये पाकिस्तान की जितनी भी हमारा लीगल जूरिस्प्रूडेंस है, ये पहली दफ़ा एक फैसला है जिसने बड़ी क्लैरिटी से हुआ। ये मुर्तज़ा वहाब का जो सिंध हाई कोर्ट का एक केस था, वहाँ से ये शुरू हुआ और अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको फेडरल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी क्लैरिफाई हो गया। और इसमें अब ये अच्छा, एक और बहुत अहम चीज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलाम आजम कमरानी ने लिखी है, द कन्फर्मेंट ऑफ स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर टू एन एडवाइजर इज अगेन फॉर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंड द कन्फर्मेंट डज नॉट मेक अ पर्सन एडवाइजर एज अ फेडरल मिनिस्टर। यानी कि जो फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस इन एडवाइजर्स को दिया गया है वो सिर्फ ये बाजे वाली गाड़ियां, वो जो हॉर्न क्या कहते हैं उसे, लाइटों वाली गाड़ियां और हूटर शूटर वाली गाड़ियां हैं उसके इस्तेमाल करने के लिए और पर्क प्रिविलेजेस उसके लिए है, लेकिन वो एक्चुअली फेडरल मिनिस्टर नहीं होते। तो ये सिर्फ अय्याशी के लिए इतने सेठ लोग जो हैं स्कूटर वाली गाड़ियों और बत्तियां लेंगे और इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया। मैं सही इंटरप्रेट कर रहा हूं या कि इसकी कुछ और इंटरप्रिटेशन है बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा? जी आप दुरुस्त यही कर रहे हैं कि अगर उनको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस मिल गया तो उनको मिनिस्टर कॉलोनी में घर मिल जाएगा या फ्लैट मिल जाएगा, उनको कैबिनेट डिवीजन की तरफ से एक गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन उनको मुतलका वजारत नहीं दे सकती, क्योंकि मुतलका वजारत का जो सेक्रेटरी है उसको तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत काम करने का कहा गया है। और इसे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जो डायरेक्शन है उससे भी यही नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कल से तमाम रिपोर्टर्स रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज में जाएं और वहां पे कैमरे लगा के बैठ जाएं कि जनाब कौन सरकारी गाड़ियों में आता है, कौन वजारतों के दफातर इस्तेमाल करता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अब तो ये सिर्फ वजीर आजम को मशवरा दे सकते हैं एंड एवरीथिंग हैज टू बी रूटेड थ्रू द सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर और वहां से डायरेक्शंस आएंगी अगर इन्होंने कोई मशवरा देना है। और इसके अलावा अगर कोई काम करेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, कल से पाकिस्तान के तमाम मीडिया को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाने के लिए जाएं, वजारतों में बैठें और देखें कौन से लोग वहाँ पे सरकारी गाड़ियों पे आ रहे हैं, झंडे लगा के आ रहे हैं, चाहे वो मामनीन खसूसी हैं, चाहे वो मुशीर हैं, उनकी तस्वीरें बनाएं, उनको फिल्म करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर आ गया है। आप वज़ीर आज़म हाउस में बैठे, वहाँ पे कमरा, बिल्कुल एक ब्रेक के बाद कुछ एक दो सवालात आपसे भी हैं वो भी करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और इंतहाई सवाल बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आज पीडीएम इजलास में यह फैसला हुआ कि 31 दिसंबर तक अपने 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 इस्तीफे तमाम पार्लियामेंटेरियन पार्टी क़यादत को जमा करवा देंगे। तो आप अपने किस कायद को नून लीग के इस्तीफा जमा करवाएंगे? देखिए, पार्लिमानी पार्टी के हमारे जो लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे उनकी तरफ से डायरेक्शन आ जाएगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन की चेंबर से हमें डायरेक्शन आ जाएगी कि किस जगह पे किसको इस्तीफे जमा कराने हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये लीडर ऑफ द अपोजिशन के चेंबर में ही जमा होंगे सारे इस्तीफे, और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का दफ्तर वही है और दफ्तर में जमा होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब वो तो इस वक्त नैब की कस्टडी में, तो उन तक तो ये इस्तीफे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि लीगली तो वो सदर हैं इस वक्त पीएमएलएन के। जी हाँ, जाहिर है उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं। उनकी गैर मौजूदगी में एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, मामलात को वो सारे देख रहे हैं। तो ये जो सदर हैं वो इस पे फैसला कर लेंगे और कन्वे हो जाएगा इनको, जो पीछे ऑफिस होल्डर्स हैं शाहिद खाकान साहब या एहसन इकबाल साहब, जो भी पार्टी की हमारी लीडरशिप की तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से। एमएनए से नहीं पूछा जाएगा कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, आप इतने वोट लेके आए, तो उनकी कोई इस हवाले से राय नहीं होगी, इंडिपेंडेंट राय नहीं होगी? देखिए, पार्टी टिकट पे जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो ये पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ने के बाद आपको पार्टी का वोट पड़ता है हर हल्के में। हर हल्के में पार्टी के वोट्स भी होते हैं और आपको पता है कि अरशद साहब, ये जो हमारी इलेक्शन में कामयाबी हुई थी इसके पीछे नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की जो गिरफ्तारी थी, उनका पाकिस्तान वापस आ जाना और फिर जिस अमल में से वो दोनों गुजरे, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और कई लोग एमएनए ना बनते अगर नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज उस वक्त पाकिस्तान ना आते वापसी पे। ये एक हकीकत है और इसे कोई झुटला नहीं सकता। उनकी कुर्बानी की वजह से लोगों ने बहुत वोट दिए हैं कि वो आए, उन्होंने मुकदमे फेस किए, जानते हुए कि गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। लोगों ने उनकी इस दलेरी को पसंद किया और उनके तमाम नुमाइंदों को वोट दिए। तो मैं समझता हूं कि हमारी इखलाकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने इस्तीफे, अगर पार्टी ने फैसला किया है
तो हमें अपने तो इसमें आप कोई छांगा मांगा तो नहीं एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मरियम बीबी ने लाहौर में अभी कल परसों ऐलान किया था कि जो लोग इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके घरों का घेराव भी पार्टी वर्कर्स कर सकते हैं, तो ये भी खदशा है कि कुछ लोग ना दें, कोई छांगा मांगा पार्ट 2 हो जाए। देखिए, पार्टी के सारे लोग देंगे। मैं एक अरशद साहब अपने अदना सा तालिब इल्म सियासत का, मेरे ख्याल से जो लोग इस वक्त जिस इंटेंसिटी पे चीज़ें जा रही हैं, जो लोग इस वेवलेंथ को मिस करेंगे या ट्रेन को मिस करेंगे, वो पाकिस्तान की सियासत में से हमेशा के लिए मिस हो जाएंगे। वो इलेक्शंस भी नहीं जीत सकेंगे आने वाले वक्तों में। बिल्कुल सही है। ये ट्रेन जा रही है और इस ट्रेन ने किस स्टेशन पे रुकने में भी बहुत सारे स्टेशन और भी आने हैं। बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।